Will be your first video of history, and the first chapter is the rise of nationalism in Europe. इसमें हम एक पेंटिंग देख रहे हैं और ये एक पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, फेडरिक सोरियो के द्वारा। इसमें हम डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं, आर्टिकल्स देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और ये जो डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं हमें, ये डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को दिखा रहे हैं उस टाइम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द 1848 फेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of the made up of democratic and social republic, as he called them. जो फेडरिक सोरियो था उसने 1848 में 4 सीरीज़ का मैप बनाया, यानी कि 4 मैप उसने प्रिपेयर करे जो उसके ड्रीम में था कि जो वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक सिनेरियो है वो कैसा होगा। है ये क्या दर्शा रहा है। फिगर नंबर 1, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching along a train. इसमें ये दिखा रहा है कि पीपल जो लोग हैं यूरोप और अमेरिका के, जो पुरुष और महिलाएं हैं, सभी एज ग्रुप के, सभी सोशल क्लास के, वो एक लाइन में चेन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एज वी कैन सी इन दिस पेंटिंग, and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको झुक कर सलाम कर रहे हैं। As you would recall, artist of the time of French Revolution personified liberty is as a female figure। और जैसे कि हमने जो 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको एज अ फीमेल फिगर डिनोट किया गया है। हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया में हम भारत माता बोलते हैं तो एज अ फीमेल फिगर उसको डिनोट करते हैं, वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हम एज अ फीमेल फिगर डिनोट करते हैं। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand। एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है एंड दूसरे हैंड में उसके हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर। और चार्टर ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो चार्टर है वो उसकी दूसरी किताब है जो उसके हाथ में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द shattered remains of the symbol of absolute institution। और हम देख सकते हैं इसके ग्राउंड पे जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, उस टाइम के जो इंस्टीट्यूशन रहे होंगे उसके शैटर्ड पीसेस पड़े हैं। In Sorio's Uptonian version, the people of the world are grouped as a distinct nation identified through the flag and national costume। और सोरियो का जो विज़न था, अपटोनियन विज़न, उसके थ्रू हम क्या अपटोनियन मीन्स क्या होता है, अ विज़न ऑफ अ सोसाइटी दैट सो आइडियल एंड इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है ग्राउंड पे। लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का जो नेशनल सिंबल है, वो सोरियो की पेंटिंग में लोग क्या दिखा रहे हैं कि वो एक डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड हैं और उनका एक नेशनल सिंबल और नेशनल कॉस्ट्यूम है। लीडिंग द प्रोसेसन बाई पास अवे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले यूनाइटेड ऑफ स्टेट के लोग हैं, फिर स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, बाय विच दिस टाइम इज़ ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस। और उसके बाद फ्रांस है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है।
French identifiable by the revolutionary tricolor has reached the statue. और यूनाइटेड स्टेट के बाद स्विट्ज़रलैंड के बाद फ्रांस के लोग वहाँ पे स्टैचू के तरफ पहुँच रहे हैं. सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल. उसके बाद वो वहाँ पे जर्मनी के लोग बेयरिंग ऑफ ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. जो जर्मनी के लोग हैं उनके पास ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल डिड नॉट एट एग्जिस्ट इन यूनाइटेड नेशन. और जब सोरियो ने ये पिक्चर बनाई थी, जो पेंटिंग ये बनाया था, तो जर्मनी के लोग जो हैं वो जर्मन ओरिजिन के तो थे. उनका आइडेंटिफिकेशन जो एज ए जर्मन तो होता था, लेकिन तब उस टाइम पे जर्मनी कोई कंट्री नहीं थी. द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन द 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पार्टिसिपेट into नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और उस टाइम जब जो जर्मन ओरिजिन के लोग थे वो कैसा फ्लैग कैरी कर रहे थे, वो एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप क्या फ्लैग कैरी कर रहे थे, जिसमें वो क्या होप कर रहे थे कि उनका जो जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनका एक नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बने, उनका एक पर्टिकुलर नेशन बने. फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया. और जर्मन लोगों के बाद पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसी, लैम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट एंजल्स गेज अपॉन द सीन. और हेवन से यानी कि स्वर्ग से क्राइस्ट जो हैं, संत लोग हैं, एंजल से, वो इन लोगों को देख रहे हैं, इन पे नज़र रखे हुए हैं. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज द फेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. और वो ये देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो अपने अंदर कैसे नेशन के प्रति फेटर्निटी की भावना को दिखा रहे हैं. This chapter will deal with the many of the issues visualized by the Sorio in the figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. और सोरियो ने जो अपनी फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी, जो सोशल सिनारियो दिखाया था, उसमें 19th सेंचुरी के दशक में, तो उसमें क्या दिखाया था, नेशनलिज्म इमर्ज एज, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो भावना थी, वो एज अ फोर्स लाई गई. और जब नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई या फिर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में आया, तो जो यूरोप का पॉलिटिकल और मेंटल सिनारियो था वो बहुत हद तक बदल गया. द end result of these changes was emergence of nation state. और जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा कि यूरोप में नेशन स्टेट का डेवलपमेंट होने लगा एट द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप. कोई भी राज्य नहीं रहा, कोई भी मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर नहीं रहा, उसकी जगह पे किसका कॉन्सेप्ट आ गया, नेशन स्टेट का. अब हम आपको मल्टी नेशनल डायनेस्टिक का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसका मतलब क्या होता है. और ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है या नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया, ये हमें यूं ही नहीं मिल जाता है. इसमें बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, हमारे जो लीडर्स का बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है कॉमन पीपल के लिए. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू द नेशन स्टेट एंड द नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी इन यूरोप. और ये चैप्टर हम क्या बताता है कि कैसे कैसे जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यूरोप में डेवलप हुआ. सो द नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन. मल्टी नेशनल डायनेस्टिक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो नेपोलियन था वो फ्रेंच था, तो उसने जर्मनी को कैप्चर कर रखा था, जर्मनी और अदर कंट्रीज़ को.
लेकिन उसने अपनी कभी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। वो फ्रेंच था तो वो फ्रेंच रहा। नॉट इवन जो जिस कंट्री या जिस कंट्री के लोगों को उसने कैप्चर किया था, लाइक जर्मनी को कैप्चर किया था, तो जर्मनी के लोगों ने अपनी जर्मन आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा। तो ऐसे राज्य को हम मल्टीनेशनल डायनेस्टिक राज्य स्टेट बोलते हैं, या फिर मल्टी डायनेस्टिक का कॉन्सेप्ट देते हैं ऐसे, या फिर मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर बोलते हैं। The concept and the practice of the modern state, in which a centralized power exercises sovereign control over the clearly defined territory। और उसके बाद मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसका मतलब क्या था? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज होगी, सॉवरेनिटी होगी, और एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। हैड been developing over the long period of time in यूरोप। और ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो बहुत लंबे समय से डेवलप हो रहा था यूरोप में। बट द नेशन स्टेट वाज वन। अब हम नेशन स्टेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेशन स्टेट वाज वन ऑफ विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली बाय इट्स रूलर कम to develop a sense of common identity and shared history or descent। मतलब नेशन स्टेट में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ लोग रहेंगे जो उनका इंटरेस्ट कॉमन होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगी, कॉमन फ्लैग यूज़ करेंगे, जिनकी जो अपनी एक लंबी हिस्ट्री को शेयर करते होंगे। ऐसे स्टेट को नेशन स्टेट, ऐसे पर्टिकुलर एरिया को नेशन स्टेट बोलेंगे। दिस कॉमननेस did not exist from the immemorial। It was forced through struggle, through actions of leader and the common people।